हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। दोस्तों, मैंने पेट परीक्षा को देखते हुए आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास का महामैराथन क्लास पार्ट 1 करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग याद भी कर रहे हैं और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग उसी कड़ी को, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट 2 में गांधी युग को हम लोग समाप्त करेंगे। गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलनों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बैठे हुए अपने सभी विद्यार्थियों का मैं नाम लेना चाहूँगा। प्रदीप, आशीष, बिकानू, अभयनंदन पांडे, राहुल सिंह, कासिम, प्रशांत, संदीप, मिथिलेश, अंकित, निकिता, स्नेहा, गुड़िया, सुशीला, पिंकी, निवेदिता, सपना, पूजा वर्मा, नेहा गुप्ता, महिमा, शिखा, गरिमा, संध्या, रेखा, नैनीति और संजना, रंजना और रानी पांडे और रानी यादव और मनीषा गुप्ता। और कौन रह गया भाई? कंचन उपाध्याय। और कौन बाकी है? धनंजय यादव, रितु मदेशिया। और कौन है भाई? और कौन, किसका नाम छूट गया है? आलोक, सुधा गुप्ता। और कौन बाकी रह गया है? बोलिए। और कोई बाकी है जिसका नाम लेना बाकी हो भाई? उसका भी नाम ले लिया जाए। बिकानू का तो पहले ही ले लिया गया है। अनीता गुप्ता। तो बाकी और जिनका नाम छूट गया है, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग अपना नाम बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का नाम ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार हमारे कोचिंग का दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। दोस्तों, कल रानी पांडे का नाम छूट गया था और मैं रानी पांडे का 2 बार नाम ले रहा हूं। आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, ईमानदारी से, सच्चे दिल से पढ़िए। जो भी समय पढ़िए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। और जितने वक्त पढ़िए मन लगाकर, उतने समय तक मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने पास अगर 1 घंटे कम से कम लगातार पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे तक ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए और ना पानी का बोतल होना चाहिए। पानी का बोतल और पानी, मतलब पानी के बोतल में ही पानी रहेगा और वो मोबाइल, इसको दूर रखिए। क्योंकि आजकल अगर स्टूडेंट का सबसे बड़ा अगर दुश्मन बना है तो मोबाइल फोन है और पानी का बोतल है। ठीक है, तो आप लोग मोबाइल से और पानी के बोतल से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। अगर 1 घंटा आपको लगातार पढ़ना है तो 1 घंटे तक दूरी बनाइए। उसके बाद 1 घंटे के बाद चाय पीजिए, पानी पीजिए, जो कुछ भी पीना है पीजिए।
और आप लोग आलस को त्याग दीजिए। आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और मोबाइल दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आलस को त्याग दीजिए कि जो काम आज करना है वो अभी करिए, कल पर मत छोड़िए। आज जितना भी पढ़ना है और जितना भी आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितना भी आपका टारगेट हो, उतना डेली का डेली आपका कवरअप होना चाहिए। डेली का डेली आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों, गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में 1882 में विवाह हो गया। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था, जबकि माता जी का नाम पुतली बाई था। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जबकि माता जी का नाम पुतली बाई था, और गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दोस्तों, गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में 1882 में विवाह हो गया था। दोस्तों, गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में 1882 में विवाह हो गया। दोस्तों, याद रखिएगा, गांधी जी के 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो दोस्तों, हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। तो इसका आप लोग ट्रिक ले सकते हैं, हरि राम देवमणि, अर्थात हरिलाल सबसे बड़े बेटे थे, रामदास, देवदास और मणिलाल ये गांधी जी के 4 बेटे थे, और एक 5वें बेटे भी थे, गांधी जी के 5वें बेटे। दोस्तों, गांधी जी के 5वें बेटे, गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं, 5वें पुत्र कहे जाते हैं जमनालाल बजाज। दोस्तों, गांधी जी 1893 में गुजरात के एक व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका गए तो कैसे गए? याद रखिएगा, भाप से चलने वाली जहाज,
भाप से चलने वाली जहाज, उसका नाम था SS सफारी। भाप से चलने वाली जहाज से गए थे और जहाज का नाम था SS सफारी। दोस्तों साउथ अफ्रीका पहुंच गए और उसके बाद जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जब डरबन जा रहे थे तो डरबन गए थे ट्रेन से। डरबन ट्रेन से गए और ट्रेन से गए तब दोस्तों वहाँ पे एक स्टेशन था, एक जगह था पीटरमारित्सबर्ग। पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रंग भेद के आधार पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रंग भेद के कारण ट्रेन से नीचे सामान सहित फेंक दिया गया। दोस्तों 1894 में गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए, साउथ अफ्रीका में ही किए। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1904 में गांधी जी फिनिक्स फार्म की स्थापना किए। फिनिक्स फार्म की स्थापना किए। उन्नीस सौ एक में गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिनसा वाचा की अध्यक्षता में पहली बार भाग लिए थे। और दोस्तों याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे, अर्थात भारत आगमन 9 जनवरी 1915। दोस्तों फटाफट नोट करिए। अब दोस्तों जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकता है। दोस्तों दोबारा मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी बीकानेर, राजकोट
के दीवान थे, याद रखिएगा, राजकोट बीकानेर। दोस्तों गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जबकि माता जी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का 13 वर्ष की अल्पायु में 1882 में विवाह हो गया, जिससे दोस्तों 4 पुत्र उत्पन्न हुए, हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। दोस्तों गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, गांधी जी ने जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र के रूप में अपनाया है। दोस्तों 1893 में गुजरात के एक व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। कब? 1893 में। भाव से चलने वाले जहाज एसएस राजपूताना, एसएस सफारी से गए थे दोस्तों। तो क्वेश्चन जवाब से पूछा जाएगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कैसे गए थे, किस जहाज से गए थे? तो एसएस सफारी से गए थे। और वो किस प्रकार की जहाज थी दोस्तों? तो भाव से चलने वाली जहाज थी। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद डरबन जाने के लिए उन्होंने ट्रेन लिया और ट्रेन से डरबन गए तो पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रंग भेद के आधार पर, रंग भेद के कारण ट्रेन से नीचे सामान सहित फेंक दिया गया। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस, दोस्तों ये इंडियन है, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी जी ने किया था। दोस्तों 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने किया था। 1901 में गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, अर्थात दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में दिनसा वाचा की अध्यक्षता में पहली बार भाग लिए थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे। भारत आगमन अर्थात गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आ गए। दोस्तों एक बार मेरे साथ आप लोग बताइए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी का विवाह कब हुआ था? 1882 में 13 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों गांधी जी के पुत्र कौन कौन थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। दोस्तों गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? गांधी जी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज। दोस्तों 1893 में गांधी जी गुजरात के व्यापारी थे दादा भाई अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका कब गए थे? किस लिए गए थे? दादा भाई अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। दोस्तों याद रखिएगा गांधी जी साउथ अफ्रीका किस प्रकार की जहाज से गए थे? किस जहाज से गए थे? एसएस सफारी से गए थे। और जब दक्षिण अफ्रीका से वो डरबन जा रहे थे ट्रेन से, तब दोस्तों किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन के कारण, रंग भेद के कारण ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया सामान सहित। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? गांधी जी 1894 में किसकी स्थापना किए थे? गांधी जी फिनिक्स फार्म की स्थापना कब किए थे? गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा वाचा। 1901 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे? गांधी जी कितने वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे? गांधी जी साउथ अफ्रीका कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हुआ होगा। अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं, गांधी जी से महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले, जो जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और याद रखिएगा, गांधी जी ने जब राजनीतिक गुरु माना, क्यों माना, तो दोस्तों याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था कि सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मुंह बंद रखो, आंख और कान खुले रखो और पूरे देश का भ्रमण करो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को यह कहा था, यह आदेशित किया था कि तुम पहले एक विद्यार्थी के रूप में पूरे देश का भ्रमण करो, उसके बाद भारतीय राजनीति में कदम रखो? तो गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे। गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे और गोखले, रानाडे, फिरोज शाह मेहता ये नरम दल के नेता थे, उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, और 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों, तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, उसके बाद उस समय चंपारण में अर्थात बिहार में दोस्तों नील की खेती करने वाले किसानों पर घनघोर अत्याचार किया जा रहा था। उनसे अवैध लगान की वसूली की जाती थी। और दोस्तों, उस समय जर्मनी में कृत्रिम प्रकार से नील बनाए जा रहे थे, इसलिए जो ये खेती होती थी नील का, इसका जो है, इसकी जो है कि महत्ता कम हो गई, क्योंकि रासायनिक प्रकार से जो रासायनिक प्रयोग करके जो नील बनाए जाते थे उसकी ज़्यादा महत्ता हो गई। तो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज और जमींदार मिलकर के कराना चाहते थे। और दोस्तों, तो किसानों पर अत्याचार हो रहा था, तो राजकुमार शुक्ल जो किसानों के नेता थे चंपारण के, बिहार के, वे गांधी जी से आकर के मिले। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में पहली बार राजकुमार शुक्ल आए और गांधी जी को निमंत्रण दिया कि गांधी जी आप आइए चंपारण, और हमारे जो चंपारण के किसान हैं उनकी दशा को, उनकी कंडीशन को देखिए और उसका कुछ निराकरण करिए। गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को वचन दिया है कि अगले 1 साल तक मैं एक विद्यार्थी के रूप में पूरे देश का भ्रमण करूंगा, उसके बाद जो है भारत की राजनीति में कदम रखूंगा। तो दोस्तों, उसके बाद से गांधी जी जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों 1917 में। 1917 में। और चंपारण कहाँ है दोस्तों? तो चंपारण बिहार में है, याद रखिएगा। चंपारण दोस्तों नील की खेती, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? नील की खेती करने वाले किसानों से, करने वाले किसानों से संबंधित है। संबंधित है। और दोस्तों यह चंपारण आंदोलन 3 कठिया पद्धति पर आधारित है। 3 कठिया पद्धति, और दोस्तों 3 कठिया पद्धति पर आधारित है। और 3 कठिया पद्धति से तात्पर्य है 3/20 भाग, 3/20 भाग पर नील की खेती करना।
खेती करना। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया। वो कौन सी जांच कमेटी थी? चंपारण कृषि जांच समिति। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एफ जी स्लाई। और सदस्य किसको बनाया गया दोस्तों इस कमेटी में? याद रखिएगा, डीजे रीड, एल सी आदामी, महाराजा हरिप्रसाद नारायण, महात्मा गांधी, डीजे रीड, एल सी आदामी, महाराजा हरिप्रसाद नारायण, महात्मा गांधी। और दोस्तों टिन्नर को सचिव बनाया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों इस कमेटी ने क्या निर्णय दिया? इस कमेटी ने फैसला दिया कि हम अवैध वसूली का 25% हिस्सा या 1/4 भाग वापस कर देंगे। अवैध वसूली का 1/4 भाग वापस करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन गांधी जी का भारत का पहला आंदोलन था। और कैसा आंदोलन था? पहला आंदोलन था जो एक क्षेत्रीय आंदोलन था। और बाबू यहाँ पे गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो गांधी जी के सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी नरहरि पारिख हैं, राव नहीं है, नरहरि पारिख, एस पोलाक, ब्रजकिशोर, CF एंडूज,
CF एंडूज, डॉक्टर राजेंद्र पाल, वी नरहरि फारूक, SS पोलाक, ब्रजकिशोर, CF एंडूज, प्यारेलाल, प्यारेलाल, राजेंद्र प्रसाद, वी नरहरि पारिक हो गया, SS पोलाक हो गया, ब्रजकिशोर, CF एंडूज, प्यारेलाल और अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों पहले इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे मैं फिर लिखूँगा। पहले फटाफट इसको नोट करिए। क्लास कर रहे हैं तो आप फोटो भी खींच सकते हैं, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित है। और नील आंदोलन जो था, नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन किस पद्धति पर आधारित था? 3 पद्धति पर आधारित था। और 3 पद्धति से तात्पर्य है 3/20 भाग पर नील की खेती करना। दोस्तों गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया, चंपारण कृषि जांच समिति। अध्यक्ष थे FG सलाई, DJ रीड, LC यादामी, महाराजा हरिप्रसाद नारायण, महात्मा गांधी और टिन्नर सचिव थे। निर्णय क्या लिया गया? अवैध वसूली का। इस कमेटी ने निर्णय लिया कि अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस कर दिया जाएगा, और अर्थात 1/4 भाग वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों यह आंदोलन गांधी जी का पहला, भारत का पहला आंदोलन था जो एक क्षेत्रीय आंदोलन था, न कि राष्ट्रीय आंदोलन था। सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी नरहरि पारिक, SS पोलाक, ब्रजकिशोर, CF एंडूज ये अंग्रेज थे, प्यारेलाल, अनुग्रह नारायण सिंह ये गांधी जी के सहयोगी थे। दोस्तों याद रखिएगा, जब चंपारण में नील की खेती के करने वाले किसानों पर अत्याचार होता था, तो महात्मा गांधी जी को जब राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किए थे राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने, मत भूलिएगा, ये पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था। राजकुमार शुक्ल का भी संबंध गांधी जी के चंपारण आंदोलन से है, और इसमें राजकुमार शुक्ल भी सहयोगी के तौर पर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल ने। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ही गांधी जी को अपने विद्यार्थी के रूप में 1 साल पूरे देश का भ्रमण करते हुए हो गया, तो उसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंच गए 1917 में। ठीक है, अपनी लाठी डंडा लेकर के पहुंच गए। और उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि गांधी अब आ गया है, गांधी आ गया है, जिसने वही गांधी है जिसने साउथ अफ्रीका के सरकार के नाक में दम भर रखा है। साउथ अफ्रीका में भी बड़े बड़े आंदोलन गांधी ने किया है, और वही गांधी यहाँ पे आ गया। बहुत कुछ अब करने वाला है गांधी। ब्रिटिश सरकार डर गई, और ब्रिटिश सरकार ने पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, रोक लिया स्टेशन पे, और गांधी जी से कहा, गांधी जी आप मत जाइए, अगर जाएंगे तो हम आपको गिरफ्तार करके और जेल में डलवा देंगे। गांधी जी ने कहा कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तो यहाँ से हम फैसला करके ही जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? गांधी जी ने कहा कि जो आप अवैध वसूली कर रहे हो इन गरीबों से, इन मजलूमों से, इन किसानों से, उस पर अवैध वसूली मत करो, और जो भी अवैध वसूली किए हो उसको वापस करो। गांधी जी से ब्रिटिश सरकार ने कहा, गांधी जी आप परेशान मत होइए, आप वापस जाइए, हम इस पर उचित फैसला करेंगे। गांधी जी ने कहा कि नहीं,
जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे अनशन पे। हालांकि अनशन पे बैठे नहीं थे, लेकिन उन्होंने धमकी दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है गांधी जी, हम एक कमेटी का गठन करते हैं और उस कमेटी निर्णय लेगी क्या करना है और हम आपको उसमें एक सदस्य बनाते हैं। गांधी जी ने कहा ठीक, बहुत सही। उसके बाद उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, वो अपने ही आदमी को बना दिया, अंग्रेज को, और उसका नाम था एफजी सलाई। सदस्य कौन कौन बनाए गए? डीजे रीड, एलसी आदामी, महाराजा हरि प्रसाद नारायण, महाराजा थे वहां के, बिहार के, और महात्मा गांधी को सदस्य बना दिया गया और टिन्नर को सचिव बना दिया गया। तो दोस्तों उसके बाद कमेटी ने, जब कमेटी का गठन हो गया, कमेटी ने कुछ दिन के बाद ये निर्णय दिया और कहा कि गांधी जी आप चाहते थे ना कि हम अवैध वसूली का कुछ पैसा वापस कर दें, तो हम निर्णय लेते हैं, ये कमेटी निर्णय लेती है कि 25% जितना अवैध वसूली किया गया है उसका 25% अर्थात 1/4 हिस्सा हम वापस कर देंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिला। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि ठीक है वापस कर दो। और बाबू याद रखना, गांधी जी का यह आंदोलन भारत का पहला आंदोलन था और वो भी क्षेत्रीय आंदोलन था, न कि राष्ट्रीय आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन था, तो रौलट एक्ट आ जाएगा, वो रौलट एक्ट आगे पढ़ेंगे। जबकि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन था, जो कि एक क्षेत्रीय आंदोलन था। और गांधी जी के सहयोगी के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी नरहरि पारिक, एस पोलाक, ब्रज किशोर, CF एंड्यूज, प्यारे लाल और अनुग्रह नारायण सिंह थे। और राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था। राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण पर गांधी जी जो है चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल भी थे। तो दोस्तों जल्दी से रिवाइज करिए फटाफट, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? चंपारण कहाँ है? चंपारण किस आंदोलन किससे संबंधित है? हाँ, चंपारण आंदोलन किस पद्धति पर आधारित है? तिनकठिया पद्धति से तात्पर्य क्या है? गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी ने चंपारण में जब ब्रिटिश सरकार से एक जांच कमेटी के गठन करने की बात जब हुई थी, तो कौन सी जांच कमेटी का गठन किया गया था? चंपारण कृषि जांच समिति 1917। दोस्तों चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? उनके सदस्य कौन कौन थे? हाँ, सदस्य थे, अध्यक्ष थे एफजी सलाई, सदस्य थे डीजे रीड, एलसी आदामी, महाराजा हरि प्रसाद नारायण, महात्मा गांधी और टिन्नर को सचिव बनाया गया। दोस्तों गांधी जी के ने चंपारण कृषि जांच समिति में एक सदस्य के रूप में थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित लोगों में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य था? तो अगर ऑप्शन में दे दे राजेंद्र प्रसाद, एस पोलाक, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखें यह आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला क्षेत्रीय आंदोलन था। गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? प्यारे लाल, राजेंद्र प्रसाद, वी नरहरि पारिक, एस पोलाक, ब्रज किशोर, CF एंड्यूज, प्यारे लाल, अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों यह बताइए कि चंपारण आंदोलन में अवैध वसूली का कितने भाग वापस किया गया? 25% 1/4 हिस्सा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं, इसमें चंपारण आंदोलन से ही संबंधित कुछ फैक्ट और हैं। क्या है कि चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था? चंपारण आंदोलन का विरोध NG रंगा ने किया था। NG रंगा ने किया था। और याद रखिएगा चंपारण आंदोलन के समय ही चंपारण
आंदोलन के समय ही, चंपारण आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। दोस्तों, यहाँ पे चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया? चंपारण आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी पदवी दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दी थी? चंपारण आंदोलन में। महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन में महात्मा की उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि चंपारण आंदोलन के समय किसने दी थी? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को चंपारण आंदोलन के समय दी थी। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। दोस्तों, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, और ये हुआ था मार्च 1918 में। मार्च 1918 में। दोस्तों, अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था, यह जो है कॉटन मिल से संबंधित था। कॉटन मिल से संबंधित था। सूती कपड़ों का आंदोलन था। सूती कपड़ों से संबंधित आंदोलन था। और दूसरी चीज, कारखानों से संबंधित आंदोलन था। संबंधित आंदोलन था। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1918 में, मार्च 1918 में, उस समय वहां पे कुछ महामारी फैल गया था, जिसके वजह से वहां के जो मजदूर थे, उन मजदूरों को बोनस दिया जाता था। और मजदूर जो है, मिल में काम करने वाले जो लोग थे, वे अपना सैलरी भी बढ़वाना चाहते थे। और जब महामारी फैल गया तो उसके वजह से इनको कुछ बोनस दिया जाता था। फिर बाद में सरकार न तो इनकी सैलरी बढ़ा रही थी और बाद में बोनस भी देना बंद कर दिया। तो इसके लिए जो मजदूर थे वो आंदोलन करने लगे, भाई हमें तो बोनस चाहिए और हमारी मजदूरी बढ़ा दो। अंग्रेजों ने कहा, जमींदारों ने कहा, वहाँ मिल के जो मालिक थे वो मालिकों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन मजदूर अपने बातों पर एकदम अड़े रहे कि नहीं, हमको चाहिए। तो क्या किए, उन्होंने कहा, मालिकों ने कहा, फैक्ट्री के मालिकों ने कहा कि ठीक है, हम तुमको 20% दे देंगे। लेकिन मजदूरों ने कहा नहीं, हमको 50% चाहिए, 50% हमको बोनस चाहिए। हाँ, मजदूरी बढ़ाने के लिए करें, मजदूरी भी नहीं बढ़ा रहे हो, बोनस भी बंद कर दिए हो, हमको 50% मजदूरी बढ़ा दो, हमारे बोनस हमको चाहिए एक्स्ट्रा। नहीं मान रहे थे। मजदूरों ने मिल में, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने गांधी जी से संपर्क किया, गांधी जी को अपनी समस्या बताया। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आता हूँ,
मैं आता हूँ, तुम लोगों का सहयोग करूँगा। और गांधी जी आए और जैसे ही वहाँ के मालिकों को, ब्रिटिश सरकार को एक खबर मिली कि गांधी जी आ गए हैं, अब उनके चेहरे पर 12 बज गए। उनकी हालत खराब होने लगी कि ये तो गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए। तब क्या हुआ, गांधी जी से ब्रिटिश सरकार ने संपर्क किया और गांधी जी से कहा, गांधी जी आप वापस चले जाइए, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। गांधी जी ने कहा, हम यहाँ आ गए हैं तो मैं कदम पीछे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे मजदूरों के लिए आया हूँ और मजदूरों की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा और इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। गांधी जी ने कहा कि भाई जैसे मजदूर कह रहे हैं इनकी बात मान लो आप लोग। मजदूरों ने कहा कि नहीं। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको बात इनकी माननी ही पड़ेगी। तो भाई मिल के मालिकों ने, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि गांधी जी आप क्या चाहते हैं। गांधी जी ने कहा कि भाई आप 20% देने को तैयार हैं और मजदूर 50% मांग रहे हैं, दोनों 50 और 20 होता है 70, 70 का आधा कर दो, हो जाएगा 35% पर कर लो समझौता, क्या दिक्कत है। ब्रिटिश सरकार और मजदूरों ने मिल के मालिकों ने कहा, फैक्ट्री के मालिकों ने कहा ठीक है गांधी जी डन, 35% पर हो गया समझौता। तो बाबू यहाँ पे और याद रखिएगा, गांधी जी ना अगर पहली बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, तो इसी आंदोलन में किए थे। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, अहमदाबाद आंदोलन के समय किए थे। और याद रखिएगा इस आंदोलन में कितने प्रतिशत पर समझौता हुआ, 35% पर समझौता हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन पूछें कि अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित है, कारखानों से, काटन मिल से, ठीक है, सूती मिल कारखानों से, सूती मिल से, ठीक है, कल कारखानों से। जहां कपड़े वपड़े बनते हैं उसको कारखाना ही बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, फैक्ट्री से, कपड़ा वाला फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों से। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है कि सूती मिल या फैक्ट्री से संबंधित आंदोलन कौन था, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे, अहमदाबाद आंदोलन के समय। और अहमदाबाद आंदोलन में कितने प्रतिशत पर समझौता हुआ, 35% पर समझौता हो गया। और गांधी जी का भारत में दूसरी जीत थी, यह भी क्षेत्रीय आंदोलन था। इसके बाद आते हैं तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। बाबू याद रखिएगा यह अहमदाबाद गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है। चलिए तीसरा है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन बाबू, खेड़ा भी गुजरात में है और यह हुआ सितंबर 1918 में। सितंबर 1918 में हुआ और यह कृषक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, कृषक आंदोलन था, किसानों से संबंधित आंदोलन था। उस समय बाबू अकाल पड़ गया था, फसल अच्छी नहीं हुई थी, किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी, किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी। और जमींदार सबसे लगान वसूल रहे थे। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है, कृषक आंदोलन से। और आंदोलन क्यों हुआ, किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी और जमींदार सबसे लगान वसूल रहे थे, इसलिए यह आंदोलन हुआ। अब बाबू आंदोलन जब हुआ तो यहाँ पे गांधी जी को किसी ने सूचना दिया
कि गांधी जी कृषकों पर अत्याचार हो रहा है, फसल अच्छी नहीं हुई है और सबसे वसूली किया जाता है, लगान लिया जाता है मनमाने ढंग से। तो गांधी जी कहे हम आते हैं खेड़ा। जैसे ही सबको पता चला, ब्रिटिश सरकार को पता चला, वहां के जमींदारों को पता चला, गांधी जी से उन्होंने संपर्क किया और गांधी जी से कहा, गांधी जी आप यहाँ पे हस्तक्षेप मत करिए। गांधी जी ने कहा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। कहा उन लोगों ने, गांधी जी आप क्या चाहते हैं। गांधी जी ने कहा जो किसान लगान दे सकते हैं, जिनकी फसल अच्छी हुई है, लगान उन्हीं से वसूला जाए। बाकी किसी से न लिया जाए। बाकी किसी से, चाहे यहां पर लिख सकते वसूला जाए, और जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है, उनसे लगान न लिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने कहा बस इतनी सी बात। गांधी जी ने कहा हाँ बस इतनी सी बात। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है डन। गांधी जी की ये तीसरी जीत थी और गांधी जी ये भी आंदोलन जीत गए, सफलता उनको मिल गई। तो ये गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं और कभी कभी पेपर में देता है निम्नलिखित आंदोलनों को सही क्रम में सजाइए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। 3 आंदोलन 1917 में, 1918 में और ये 1918 में हुआ है। पहले कौन हुआ है? अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे निम्नलिखित आंदोलनों को सही क्रम में सजाइए, पहले चंपारण दे दे, उसके बाद खेड़ा दे दे, उसके बाद अहमदाबाद दे दे, या पहले अहमदाबाद दे दे उसके बाद चंपारण दे दे उसके बाद खेड़ा दे दे, तो डेट नहीं याद होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है हमारा केक, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, याद रख लीजिएगा केक। केक माने सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। तो ये आपके महत्वपूर्ण आंदोलन हो गए। जल्दी से नोट करिए और जल्दी फटाफट रिवाइज करिए। दोस्तों अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित है? काटन मिल से, फैक्ट्री से, कल कारखानों से, सूती मिल से। पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल कब किए थे? गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद आंदोलन के समय किए थे। गांधी जी ने अहमदाबाद आंदोलन को कितने प्रतिशत पर समझौता कराया था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? अहमदाबाद और खेड़ा। चलिए खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा कहाँ है? खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है? और किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी, जमींदार सबसे लगान वसूल रहे थे, इसलिए ये आंदोलन हुआ था खेड़ा आंदोलन। फैसला क्या हुआ? जो किसान लगान दे सकते हैं, जिनकी फसल अच्छी हुई है उनसे लगान वसूला जाए, जिनकी फसल अच्छी नहीं हुई है उनसे लगान न लिया जाए। इसी पर समझौता हो गया और ये गांधी जी की तीसरी जीत थी। दोस्तों अब हम लोग एक आंदोलन और पढ़ लेते हैं। रौलट एक्ट। रौलट एक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। रौलट एक्ट 1919। दोस्तों रौलट एक्ट जो है पारित हुआ था
मार्च 1919 में। और रौलट एक्ट क्या था कि शक के दायरे में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। रौलट एक्ट में क्या था कि शक के दायरे में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून कहा। इस एक्ट को काला कानून कहा। दोस्तों, यह जो रौलट एक्ट था, यह इसमें क्या था, नो अपील, न दलील, न वकील। क्वेश्चन पूछा जाएगा, न वकील, न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून कौन था? रौलट एक्ट था। इसमें शक के दायरे पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके लिए न तो कहीं अपील कर सकते थे, न तो कहीं दलील कर सकते थे, न तो कहीं वकील कर सकते थे। आपको नजरबंद कर लिया जाता था। दोस्तों, अब गांधी जी ने इसके विरोध में, यानी रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रौलट सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। बात को समझिएगा, रौलट एक्ट अलग चीज है, रौलट सत्याग्रह अलग चीज है। रौलट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, कानून बना दिया, शक के दायरे में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन काला कानून कहा गांधी जी ने, और इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रौलट सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। और बाबू याद रखना, 3 दिन के बाद 9 अप्रैल 1919 को 3 महत्वपूर्ण नेता, 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, 3 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नाम थे सतपाल और सैफुद्दीन। सतपाल और सैफुद्दीन। की चलू गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पलवल स्टेशन पर, पलवल रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया था। सतपाल और सैफुद्दीन को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बाबू इनको छुड़ाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक सभा होनी थी। जिसके लिए काफी भीड़ इकट्ठा थी। लेकिन दोस्तों,
भीड़ इकट्ठा थी और 13 अप्रैल 1919 को भीड़ इकट्ठा थी और वहाँ पे R.E.H. डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जिसमें हजारों लोगों की हत्या हो गई। और बाबू यही 13 अप्रैल 19 को का जो तिथि है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। दोस्तों इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हालांकि इस कमेटी ने हंटर अंग्रेज था 379 लोगों को बताया, 379 लोगों की हत्या हुई है। जैसे कि भारत में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और तो याद रखिएगा, जांच हंटर कमेटी का गठन किया गया था, मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 30 मई 1919 को R.N. टैगोर ने सर और नाइटहुड की पदवी से त्याग पत्र दे दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी से त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओडायर को उसके घर में घुस करके, लंदन में घुस करके गोली मारा था। इस हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर को घर में घुस करके मारा था उधम सिंह ने 1940 में। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट रिवाइज करिए। रौलट एक्ट का 1919 रौलट एक्ट को कब पारित किया गया? मार्च 1919।
18 मार्च 1919 कर लीजिए। कभी कभी 19 देता है, कभी कभी 18 देता है। 18 मार्च 1919 या 19 मार्च 1919। दोस्तों रौलट एक्ट क्या था? शक के दायरे में किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था कि न तो हमारे देश के कोई क्रांतिकारी न तो कोई नेता इसमें बहुत मजबूती के साथ लगेगा। अगर मजबूती के साथ लगेगा तो हम भाई शक के दायरे में दिखा करके उनको गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में ठुसवा देंगे, नज़र बंद कर देंगे। तो नज़र बंद कर देंगे, ना तो कोई वकील करोगे, ना तो कोई दलील करोगे, ना तो कोई वकील करोगे, ना तो कोई अपील करोगे। ठीक है, तो गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कह दिया? काला कानून। रौलट एक्ट को न अपील न दलील न वकील वाला कानून कहा गया। दोस्तों न अपील न दलील न वकील वाला कानून कौन है? रौलट एक्ट। सब लोग बोलो। रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रौलट सत्याग्रह की शुरुआत कब किया? बताओ 3 महत्वपूर्ण नेताओं को कब गिरफ्तार किया गया? वो महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? दोस्तों 2 महत्वपूर्ण नेता रखिएगा। 2 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सतपाल और सैफुद्दीन को। तो 2 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार किया गया। किसको किसको? सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को। और सतपाल सैफुद्दीन वही सतपाल सैफुद्दीन है जो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था। हसरत मोहानी ने शोक गीत गाया था। तो ध्यान रखिएगा। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अमृतसर का जो है कांड के नाम से, हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें हजारों लोगों की हत्या हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच कमेटी कौन गठित की गई थी? हंटर कमेटी। और मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू भारत के तरफ से, कांग्रेस के पार्टी के तरफ से पर्यवेक्षक यानी इसकी जांच कमेटी के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कब नाइटहुड और सर की उपाधि से त्यागपत्र दिया? याद रखिएगा 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किस पदवी से त्यागपत्र दिया? सर और नाइटहुड की पदवी से त्यागपत्र दे दिया, और दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? शंकर नायर ने दिया था। और राय बहादुर की पदवी से त्यागपत्र किसने दिया? जमनालाल बजाज ने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हुआ होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़े हैं। और वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा है लगा। और मेरे वीडियो में किसी प्रकार का कोई कमी नज़र आए तो दोस्तों मुझे सूचित ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एक एक कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है। और जब ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है, तो मैं इससे डबल ऊर्जा के साथ, डबल प्रोत्साहन के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए इस वीडियो का समापन करता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।